बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा जनाब। मौसम बहुत ठंडा है तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख़याल रखना है। इसके साथ साथ हम भी कहते हैं कि जब आप सुबह का आगाज़, दिन का आगाज़ करते हैं तो आपने अपनी फैमिली को थोड़ा सा वक्त ज़रूर देना है। चाय कॉफ़ी नाश्ता आप उनके साथ करें, पिएँ, बैठें, 5-10 मिनट आधा घंटा गुजारें, फिर मामूल के काम के लिए निकलें तो दिन अच्छा गुजरता है, क्योंकि फैमिली को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम आपको रोज़ ये बात बताते हैं, रोज़ आपसे ये बात डिस्कस करते हैं कि अगर हमें पॉजिटिव ज़िंदगी चाहिए, उसमें खुशियाँ चाहिए, तो हमें हमारी जो सोच है वो बदलनी होगी, उसे पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मायूस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, तो हमें इस तमाम सिचुएशन से निकलना है, इस डिप्रेस इन्वायरमेंट से निकलना है, बल्कि ख़ुद इस इन्वायरमेंट को चेंज करना है। वो कैसे करना है ये हम ज़रूर साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। आपके मूड को खूबसूरत कर सकते हैं, आपका जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है वो खूबसूरत हो सकता है, आपका जो डिप्रेशन है वो दूर हो सकता है, आपका स्ट्रेस है वो ख़त्म हो सकता है। जी हाँ जनाब, हम बात करने जा रहे हैं फ़िटनेस के हवाले से। और जब हम सेहत की बात करते हैं, कहते जाएँ तो जहाँ है, अब आपने सेहत का ख्याल कैसे रखना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी टफ़ रूटीन के अंदर सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, हमारी गलती भी है। हम वक्त पे खाना नहीं खाते, दुनिया जान के तमाम कामों के लिए हमारे पास वक्त होगा, लेकिन अपनी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। हम अपने प्रॉपर टाइम पे हम डाइट नहीं लेते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी नींद पूरी नहीं होती, जो हमारी बॉडी को एक रिक्वायरमेंट है रेस्ट की, हम वो पूरी नहीं करते। तो मुझे बताएं, जब हम अपना ख्याल ख़ुद नहीं रखेंगे, मी टाइम, जब हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, बीमारियां भी आएंगी, डिप्रेशन भी होगा, स्ट्रेस भी होगा। तो कैसे फिर हम ये उम्मीद लगाएं कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसकी खूबसूरतियों को मैंने इंजॉय करना है। तो जनाब वो कैसे करेंगे? गलती तो हम खुद कर रहे हैं। तो आज इन्हीं गलतियों पे हम रोशनी डालेंगे कि फ़िटनेस को लेके, सेहत को लेके किस तरह से हम अपनी इन गलतियों से निकलें, अपनी रूटीन को बैलेंस करें, अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखें, सेहत हमारी खूबसूरत हो, ताकि मामूल के जो काम है वो हमारे खूबसूरत होते चले जाएं। आज इसी पे रोशनी डालेंगे। इस पे डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप इन्हें हमारे प्रोग्राम में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, दीगर टीवी चैनल पर भी देखते रहते हैं। इनका ना एक जो डायलॉग, एक जुमला है ना, मुझे बड़ा पसंद आता है। ये कहती है कि महविश, हम तो बोल बोल के थक गए हैं, हम तो ऑडियंस को बता बता के थक गए, लेकिन कोई अमल नहीं करता। देखिए वो अपनी ज़िम्मेदारी कितनी अच्छे से समझ रही हैं। अब हमें जो है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज फिर ये हम जुमला जो है वो उनके मुंह से सुनेंगे कि आज वो क्या कहती, मायूस है या लोग कहीं ना कहीं अमल करना शुरू हो गए। फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं जी, तहमीना रफ़ीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच तहमीना, आपने हमें वक्त दिया। तहमीना मुझे बताएं कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, सेहत की हम बात करते हैं, तो जितना आप फिट होंगे उतने आप तंदुरुस्त होंगे, इस बात में कितनी सदाकत है? बिल्कुल 100% सदाकत है। आप देख लें कि फिटनेस सिर्फ फिजिकल नहीं है कि आपका वेट जो है वो कम है या ज़्यादा है। फिटनेस जो है मेंटल भी है। अब मेंटल फिटनेस से मुराद आपकी ये है कि जो रोज़मर्रा के आपके काम हैं वो आप बच्चों को डील करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग है आपकी, सारी की सारी चीज़ें उससे इम्पैक्ट करती हैं। बिकॉज इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, इफ़ यू हैव पॉजिटिव माइंड, तो आप अच्छे तरीके से खुश असलूबी के साथ आप फैसला करते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी डिप्रेस हैं तो फिर आप किसी भी टाइम पे मतलब गिव अप कर देते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि फिटनेस जो होती है वो सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, ज़हनी भी है, ज़हनी भी होती है। और आजकल के जो हालात है, क्योंकि एक दौड़ का माहौल है, हर किसी को जल्दी है, टाइम की कमी है। इवन दो कि हमारे पास हर तरह के गैजेट्स आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है अपनों के लिए। जो जिससे आपने बात शुरू की कि अपनों को टाइम दें। अब आप खुद देख लें, ठीक है, कि अगर हम 4 लोग इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन एवरी सिंगल पर्सन इज ऑन द फोन। हर इंसान अपने अपने फ़ोन। जिस दिन बैटरी फ़ोन की ख़त्म हो जाती है या इंटरनेट बंद हो जाता है, ज़िंदगी बंद हो जाती है। दैट्स द रियलिटी। लेकिन कोशिश ये करें, ठीक है, कि आप जब फिटनेस की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, नॉट जस्ट फिटनेस, सेहत की बात करते हैं, तो सेहत को आपने समझना है कि सेहत अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप
फुल हैं, मैं ये समझती हूँ कि फुल हैं, फुल यानी प्यार मोहब्बत भी रोटी के साथ ज़रूरी है। तो अगर आप उस हिसाब से भी फुल हैं तो फिर यकीन करें कि एक पॉजिटिव माइंड आता है, उसके साथ साथ आपकी सारी की सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप खुद से चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, जान छुड़ाते हैं, अभी मैं कुछ अर्सा पहले सुन रही थी हार्ट स्ट्रोक का, एक डॉक्टर साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि जी मतलब somebody was asking in क्वेश्चन कि ये हार्ट मतलब अगर स्ट्रोक होता है तो कैसे पता चलेगा कि भाई हमें हार्ट अटैक हो जाएगा या कुछ भी होगा। वैसे तो किसी को नहीं पता, किसी भी टाइम पे हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि इट टेक्स 8 to 10 years 8 to 10 years 8 to 10 years लगते हैं आपको हार्ट स्ट्रोक होने में। अब वो आपका कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो या आपका वैसे मतलब यानी कोई लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग हो गई या कुछ लोग ड्रग्स करते हैं या चीजें करते हैं, तो देखिए कितना लंबा स्पैम है। अब अक्सर लोगों को आपने सुना होगा वो कहते हैं हम तो स्मोकिंग करते हैं जी, ये देखें जो नहीं पीते थे वो मर गए, हम तो जिंदा हैं। हम तो जिंदा। लेकिन मसला ये आता है कि आप जिंदा कैसे हैं। जिंदा रहना इज नॉट अ प्रॉब्लम, जिंदा हैं कैसे। तो हम तो आप जो कह रहे हैं ठीक है ना, मैं अब कई दफा लोग कहते हैं कि जी एक्सरसाइज से आपका मकसद ये होता है कि जी हम जवान हो रहे हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जवानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेन चीज ये आती है कि यू एज विद ग्रेस। ठीक है कि मतलब आप जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं, ठीक है, बाय द एज ऑफ 30-35 कोई उनको अंकल कह रहा है, तो हमारे लोग वैसे ही बड़े कॉन्शियस हैं। इवन 20-22-25 साल का बंदा भी आपको देखेगा तो कहेगा आंटी। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी इस तरह की है। तो कभी ऐसा होता है कि जब बार बार आपको लोग कहते हैं तो आपको एक लम्हे के लिए लगता है कि यार फील होने लगता है अब तो मैं आंटी या अंकल हो गया हूँ, ठीक है, तो छोड़ दो यार। बिल्कुल। ये अच्छा, ये भी ज्यादा सुनने में आता है, अब तो हमारा वक्त नहीं रहा, वक्त गुजर गया, अब हमने क्या करना है, अपना ख्याल रख के। दोनों चीजें हैं। एक जब आपको लोग ये रियलाइज कराते हैं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, अब आप ये कपड़े नहीं पहन सकते, अब आप ये चीज नहीं कर सकते, तो वो ऑटोमेटिकली क्योंकि डे बाय डे आपको एक बंदा फीड कर रहा है, तो फिर आप उस चीज पे बिलीव करने लगते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं उसको आप अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है, ठीक है, कि आप खुद से ही जो है मतलब अगर आपकी मर्जी से कोई चीज नहीं लाइफ में हो रही, कोई भी ऐसी चीज है, तो फिर आपको लगता है कि यार क्या जरूरत है अभी, मतलब क्या करना है अभी। बच्चों को देखो, बच्चों को भी देखें, लेकिन डोंट फॉरगेट कि बच्चे हर वो चीज आपसे कैरी करते हैं जो हम करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा तमीना मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ वॉक कर लेना जो है वो फिटनेस के लिए इनफ है। इज इट ट्रू, या इसके साथ साथ मजीद कुछ एक्सरसाइज हमें कैरी करनी होती है? वॉक इज इनफ। अगर तो आप क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है आपकी, आप स्प्रिंट वॉक करते हैं या नॉर्मल वॉक करते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वॉक के साथ आपका मसल रिटेन नहीं होगा। ठीक है, लाइक लेट्स से अगर आप सारी जिंदगी वॉक कर रहे थे या अभी आपको लगा एट द एज ऑफ 50-60 कि भाई थोड़ी सी वॉक कर लेनी चाहिए, जरूर करें, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मसल रिटेन करने के लिए आपको लाजमी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, यानी वेट ट्रेनिंग। और औरतों के लिए तो इट्स 150% मस्ट। ओके, ये मैं सिर्फ 100% नहीं कह रही हूँ, वुमेन दे नीड टू लिफ्ट वेट्स। अगर तो वो मतलब एक ये बोटॉक्स कराने की बजाय और चीज़ों की बजाय अगर वो ये चाहती हैं, ठीक है, कि आपकी स्किन सैग ना हो, आपके हार्मोन्स बेहतर हो, आपका थायराइड बेहतर हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो, उन सारी चीज़ों के लिए यू हैव टू लिफ्ट वेट्स। तो वॉक आप करें, लेकिन अगर आपको लगता है क्योंकि एक्सरसाइज इज यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली। अच्छा, वॉक वगैरह में करनी है तो क्या दिन में मॉर्निंग में करनी चाहिए या इवनिंग? सुबह अच्छा टाइम कौन सा है? सुबह की सैर हम स्कूल में पढ़ा करते थे। सुबह की वॉक इज वेरी गुड क्योंकि सुबह फ्रेश होती है, मतलब आप फॉर द माइंड एंड मेंटल हेल्थ। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं ना तो आपकी स्किन इतनी ग्लो करने लग जाती है, फ्रेश हो जाती है। ये प्रैक्टिकल मैंने फील किया है, ये सिर्फ बात नहीं करी, ये मैंने खुद प्रैक्टिकल की है कि आपकी स्किन ग्लो करने लगती है और इतना मतलब ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा लगाया भी नहीं है, मेरी स्किन इतनी चमक क्यों रही है। असल में जब आप एक कुदरत के कानून के अगेंस्ट जाते हैं किसी भी वे से, तो आपके चेहरे पे वो चीजें आएंगी, यू विल फील इट एंड पीपल विल फील इट। ठीक है, उसका रीजन मैं ये बताती हूँ कि जो लोग रात को काम करते हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि वो दिन में काम नहीं उनको मिल रहा होता, वो रात को करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग एक बिल्कुल ऑपोजिट क्लॉक में काम कर रहे होते हैं, उनकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन और उनकी हेल्थ भी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन सुबह उठना, आपने सुबह उठना है,
जल्दी उठें, वॉक कर सकते हैं तो वॉक करें, अदरवाइज वैसे भी अगर आप सुबह उठेंगे तो आप ये फील करेंगे कि यू आर वेरी फ्रेश, एनर्जेटिक, और उसके अलावा एक स्किन पे ग्लो आता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आप दिन के 11 या 12 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, जो मामूल है मुझे लगता है मेजॉरिटी, हाँ कई दफा बच्चों को वैसे उठना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज ये होता है कि बच्चे अगर सो रहे हैं, जैसे अभी विंटर हॉलीडेज चल रही हैं बच्चों की, अब मेरा बेटा सोया हुआ होता है ना, आई वेक अप, कि यार उसके साथ मेरा तो कोई लेना देना नहीं ना, कि मतलब वो अगर सो रहा है तो मैं भी उसके साथ, मेरे और बहुत सारे काम है, तो इसलिए ये है कि सुबह की सैर आप कर सकते हैं, प्रेफरेबली कि अगर आप सुबह करें। अगर आपको लगता है कि सुबह नहीं कर सकते, जैसे आजकल विंटर्स है तो नहीं, ठंड होती है, लोग नहीं जा सकते, छोड़ना जरा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन फिर आप शाम को चले जाएं। ओके, लेकिन वेट ट्रेनिंग आपने लाजमी करनी है अलोंग विद द वॉक। ठीक, हम देख रहे हैं ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसके साथ साथ दिल के अमराज जो हैं उसके केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, फिर ये हम डिप्रेशन की बात करें जैसे कल आपने डिस्कस भी किया, इन तमाम चीज़ों को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और एक्सरसाइज का इसमें क्या रोल है? एक्सरसाइज इज द की, क्योंकि देखें आप इम्यूनिटी सिस्टम जब आप बूस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली डिजीज आप पे उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करती। जैसे कोरोना की एग्जांपल ले लें, बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ ही नहीं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ देम, ठीक है, इम्यूनिटी स्ट्रांग थी यार, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि शायद एक्सरसाइज कर करके, तो बल्कि वो सिम्टम्स भी जब बताया करते थे कि जी आपको सांस नहीं आता, तो मुझे ऐसे ही कुछ थकावट होगी एक्सरसाइज करा करा के, कोरोना में आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते थे, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो आपको पता है जब भी जाएं तो वो कहते थे कि जी पहले टेस्ट कराएं, वो मुझे क्या आपको कोरोना, मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी सुबह 2 क्लासेस करा के आई हूँ, मुझे कोरोना नहीं है, आई एम जस्ट टायर्ड, एक्सरसाइज करा करा के, इसलिए इम्यूनिटी इज द की, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफियत आपकी बेहतर होगी, तो एक्सरसाइज सबसे पहले तो ये काम करती है। दूसरी चीज ये आती है कि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, यानी आपका हाजमा बेहतर होगा, आप जो भी खा रहे हैं आप उसको अच्छे तरीके से हजम कर जाएंगे। अब जैसे आम रूटीन में लोगों को शुगर का तो पता है कि फलाने को शुगर हो गई, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज का किसी को नहीं पता, विच इज वेरी कॉमन नाउ अ डेज, ठीक है, क्योंकि जो हमारा खाना है, जैसे प्रोसेस फूड हम खाते हैं चीजें, इसलिए आपने ये मेक श्योर करना है कि जो अभी आपने बात की, ठीक है ना, कि शुगर का, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है, या हार्ट स्ट्रोक का, और यंग बच्चे बच्चियों में, लड़कों लड़कियों में भी हो रहा है, उसका रीजन ये है कि देखें आप खुराक देख लें, प्रोसेस फूड, रिफाइंड कार्ब्स, ठीक है, दूसरी चीज ये आती है कि जो हम फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यानी इंस्टेंट फूड, इसलिए कोशिश करें कि एक तो आप घर का खाना खाएं, आप चीट मील जरूर करें, मतलब बाहर से आप खाना खाते हैं, एक दिन आप रख लें, लेकिन वो भी कोशिश करें कि स्ट्रीट फूड ना खाएं, ठीक है, स्ट्रीट फूड को आप अवॉइड करें, और ऐसा खाना कि जो कम से कम आपको सामने ना नजर आए कि इस पे मक्खियां और आलूदगी जा रही है, वो आप ना खाएं, या जो आपको दे रहे हैं उसके हाथ साफ हैं कि नहीं है, या कम से कम एटलीस्ट आंखों से देख, अगर हमें नजर आएगा तो फिर तो हम नहीं खाएंगे ना, कि कोई बंदा हमें हाथ से वो जैसे फ्रूट चाट होती है, आई थिंक फ्रूट चाट एक वाहिद ऐसी चीज है कि जो मुझे लगता है कि ये पता नहीं किसने काटी होगी हाथ के साथ, में नहीं खा सकती, कब से काटा हुआ है, वॉश भी किया है फ्रूट्स, किसी फैंसी रेस्टोरेंट में भी मैं नहीं खा सकती, ट्रू, इसलिए कुछ चीजें जो होती है ना, उसमें अपना दिमाग बिल्कुल कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज आपके खाने के लिए बनाई है, और आप गोश्त खाएं, बारबेक्यू खाएं, आप पार्टियां करें, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि एतदाल में खाएं। दूसरा, जब आप टाइम बहुत ऊपर नीचे करते हैं, अगेन जैसे मैंने वो हार्ट स्ट्रोक की बात की थी कि 8 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन उसका मसला ये है कि फिर एक टाइम आता है कि जब आप कुछ नहीं कर सकते ना, पानी सर से गुजर चुका होता है, इसलिए इससे पहले कि डॉक्टर आपको कहे कि आपको अल्सर हो गया या आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जो इम्यूनिटी से बात स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो इम्यूनिटी आपकी बेहतर करेगी एक्सरसाइज, उसके साथ जब आप अपने खाने पे फोकस करेंगे, ठीक है ना, तो फिर आपकी लाइफ बेहतर होगी। दूसरी चीज ये आती है कि आप किसी तरह की भी एक्टिविटी रखें, जरूरी नहीं है कि आप जिम के अंदर जा रहे हैं 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, कोशिश करें कि 30 मिनट्स इन अ मोस्ट डेज ऑफ वीक, यानी आप 3 दिन करें, 4 दिन करें, 5 दिन करें, डिपेंडिंग ऑन योर स्केड्यूल, लेकिन आप 30 मिनट्स आपने हर रोज कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखनी है, और कोशिश करें, ठीक है, कि आप वेट्स जरूर लिफ्ट करें, स्पेशली व्हेन यू आर द एज ऑफ आफ्टर 30 के बाद जरूर करें, चले उससे पहले अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ठीक है, बॉडी वेट भी आप कर सकते हैं, लेकिन डाइट हैज अ क्रूशियल रोल। फिर वही मेंटल हेल्थ और फिजिकल आपकी हेल्थ की बात आ गई कि जब हम टेंशन में आते हैं तो हम मंचिंग करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि फूड मेक्स यू हैप्पी, ठीक है, और स्पेशली कार्ब्स मेक्स यू मोर हैप्पी, इसलिए कार्ब्स का ये होता है कि कार्ब्स इज लाइक अ ड्रग्स,
ओके ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, मतलब हमें ये लगता है ना कि भाई वो कोई मतलब किसी किस्म का भी कोई नशा कर रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कहने का मकसद ये है कि शुगर एंड कार्ब्स आर द ड्रग्स एज वेल, ठीक है ना, जो फिर आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप खुद से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि जो आपके सराउंडिंग में है हाँ। उनका आप ख्याल करें और उनसे भी प्यार करते हैं, ना कि आप उनको भी वही चीज़ खिलाएं जो आप खुद खा रहे हैं। ठीक। अच्छा तहमीना, जिनको जो मोटापे का शिकार हैं या जिन्हें ब्लड प्रेशर है या जो दिल के मरीज़ हैं, इनकी कैसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये जानते ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इन डिटेल नाज़रीन इन तीनों के बारे में या और भी कुछ चीज़ें हैं एक्सरसाइज के हवाले से, आपकी फिटनेस के हवाले से, वो जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस के हवाले से कि हमें जो अपनी सेहत के बारे में जानना है या सेहत का राज आपने अगर मालूम करना है तो वो फिटनेस में है। इस बात में कितनी सदाकत है ये जानने की हम कोशिश करें। तहमीना हमारे साथ है। तहमीना, हम बात कर रहे थे कि जो मोटापे का शिकार है, चाहे वो ख़वातीन है या मर्द हजरात हैं, उनके लिए कैसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जो दिल के अमराज में मुब्तला है उन्हें किस तरह की एक्सरसाइज जो है वो मामूल का हिस्सा बनानी चाहिए। तीनों के बारे में बताएं, फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो ओबेसिटी है, यानी आपका मोटापा है, वो लड़का है या लड़की है, किसी भी एज में है, तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपका फिटनेस लेवल क्या है। ठीक है। यानी आप पहले एक्सरसाइज करते थे या नहीं करते थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको किसी तरह की कोई इंजरी तो नहीं है। ठीक है, बस ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपका फिटनेस लेवल क्या है, और फिर आपको कोई इंजरी तो नहीं है। उसके बाद अगर तो आप फिटनेस पहले से यानी कर रहे थे, कुछ 6 महीने 8 महीने साल 2 साल की ब्रेक आ गई, तो फिर इतना मसला नहीं, क्योंकि कुछ मसल मेमोरी आपकी रहती है। ठीक है, तो वो इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर कभी वर्कआउट नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग। अच्छा, कार्डियो आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कोई भी अभी देख रहा है जो कह रहा है कि जी मैंने मतलब हम इन माई 30s या 20s में हूँ तो मैंने वर्कआउट करना है, लड़का है या लड़की है, और वेट लूज करना है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना, कि आपने 3 दिन स्प्लिट ट्रेनिंग करनी है, लाइक मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपने फुल बॉडी को ट्रेन करना है। ठीक है, फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे विद द वेट्स, विदाउट वेट्स, आपकी मर्जी है। 2 दिन जो बीच में है उसमें सिर्फ आपने कार्डियो करना है। यानी वो आप बाइसिकलिंग कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, एनी एक्टिविटी विच कंटेन्स कार्डियो। ठीक है। दूसरा, जब आप 3 दिन यानी आप जो ट्रेनिंग करेंगे, वेट ट्रेनिंग, जब आप वर्कआउट फिनिश कर लेंगे, एक तो आपने दौरानिया जो है बहुत लंबा नहीं करना कि 2-2 घंटे जिम में या 1.5 घंटा जिम में नहीं, कोई बहुत लंबा टाइम जिम में रहते हैं। वार्म अप किया आपने 10 मिनट्स का, अच्छा वार्म अप स्पेशली विंटर में आपको ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपका एक्चुअल जो वर्कआउट होता है वो 35 to 40 मिनट्स का, लेट्स से 40 मिनट्स का हो गया। ठीक है। पीछे आपके पास 1 घंटे में से रह गए 10 मिनट और, उसमें आपने वार्म अप यानी स्ट्रेच कर लें या कूल डाउन कर लें, या फिर कूल डाउन करने से पहले अगर आपको लगता है कि आई वांट टू वर्क मोर, यानी मैंने इसको ज्यादा बढ़ाना है वेट लॉस जर्नी को, तो 15 से 20 मिनट हाई इंटेंसिटी कार्डियो करेंगे आप। ये की है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को इतना एक्टिवेट कर देते हैं उस टाइम पे, हम उसको कहते हैं कार्डियो फिनिशर। अच्छा, कार्डियो फिनिशर में आपने 10 मिनट के लिए जॉगिंग कर ली, लाइक जॉग वॉक, हम उस तरह से कर लेते हैं। या फिर लेट्स से कि अगर मिसाल से बॉडी वेट कर रहे हैं तो I'll say कि 10 burpees, 10 माउंटेन क्लाइंबर्स, 10 जंपिंग जैक्स, डू 6 राउंड्स, ठीक है, 10 बैक टू बैक, दैट्स योर कार्डियो फिनिशर। ओके, एंड इट विल बी वेरी गुड। अब लेट्स से एक बंदा जो हार्ट पेशेंट है, अब डिपेंड करता है कि आपकी हार्ट सर्जरी हुई हुई है या आपको वैसे ही ब्लड प्रेशर का मसला, आपका हाई ब्लड प्रेशर है। पहली चीज आपने बहुत ज्यादा कोशिश करनी है, एक आपको हार्ट रेट का पता होना चाहिए। हार्ट रेट मींस कि मिसाल के तौर पे 220 माइनस एज, जो भी आपकी एज है 220 से आपने माइनस करनी है तो वो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट है। लेकिन जनरली जो हार्ट पेशेंट हो या बिल्कुल बिगिनर बंदा हो, उसको हम कहते हैं कि आप 50 to 60% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट आप वर्कआउट करें। ठीक है, क्योंकि हार्ट इज अ मसल, तो उसको भी हमने ट्रेन करना होता है। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा स्लो पेस पे स्टार्ट करें, और आइडियली ये है कि किसी के साथ वर्कआउट करें। अगर आपका थोड़ा सा कोई बाईपास सर्जरी हुई हुई है, या अगर आपको ज्यादा ब्लड प्रेशर का मसला है कि खुदा ना खासा कोलैप्स ना कर जाए, स्पेशली इन समर्स, यस, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है। नंबर 3 चीज के मतलब आप आम रूटीन में अगर कोई किसी को कोई इंजरी हुई हुई है, अगर किसी तरह की भी इंजरी है तो डिपेंडिंग कि पहले कौन सी इंजरी है, ठीक है, उसमें 2 तरह की चीजें आती है। एक, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर खुदा ना खासा किसी को कोई वो कोई गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, तो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस होती हैं। और अगर आप किसी नॉर्मल ट्रेनर के पास भी जाना चाहते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं, ही और शी विल गाइड यू, और अदरवाइज यू कैन जस्ट स्टार्ट विद द योगा, ओके, बेसिक एक्सरसाइजेस, और यू कैन बाय द इलास्टिक बैंड, जिनको हम स्ट्रेच बैंड्स कहते हैं,
वेरी चीप, कोई इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, वो आप कहीं पे भी फंसा के यू कैन डू द चेस्ट वर्कआउट, यू कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट, वो उसमें दुनिया जहान की एक्सरसाइजेस है, तो यू कैन डू दैट। लेकिन फिर अगेन आपने एक तसलसल के साथ उसको बढ़ाना है, एकदम से जंप ऑन नहीं कर देना कि ओ ये तो एकदम ज्यादा नहीं कि बस मैं आज ही जो है अपने आप को फिट कर लूंगा। कुछ लोग एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग करते हैं फिटनेस के लिए, ये ठीक है? साइकिलिंग इज अ बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज है जनरली, जो उसमें मसल यूज होते हैं क्योंकि लोअर बॉडी का वर्कआउट ज्यादा होता है, लाइक आपका लोअर बॉडी पार्ट जो है उसमें ज्यादा यूज होता है, एंड योर कोर एंड योर यानी हिप्स वगैरह आपके ये चीजें यूज होती हैं, अपर बॉडी का उसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है, ताल्लुक, लेकिन इट्स अ लो इम्पैक्ट कार्डियो एक्सरसाइज, ओके, तो कोई भी कर सकता है। जैसे अभी आप कह रही थी ब्लड प्रेशर का कोई शख्स है तो वो भी कर सकता है, इवन अगर कोई ओल्ड एज है तो उस पर भी कर सकता है। एक ये स्केलेटल मसल्स पे आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी उनके लिए बेहतर है। दूसरी बात है कि जब आप साइकिलिंग करते हैं तो चूंकि आपका 90 एंगल में नहीं होता है तो जॉइंट्स के लिए भी वेरी गुड, आपकी मोबिलिटी इंप्रूव करेगा, आपका कार्डियोवैस्कुलर तो ऑब्वियसली इंप्रूव होगा, इट विल हेल्प यू टू लूज वेट एज वेल, ठीक है। तीसरी चीज़ ये आ जाती है, ठीक है, कि आप जब साइकिलिंग करते हैं तो इट विल बूस्ट योर मूड एज वेल, क्योंकि साइकिलिंग इज अ रिदमिक एक्सरसाइज। जैसे हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते होंगे, लड़कियां अगर सुन रही होंगी तो उनको याद है कि हम जिम में ना म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं और आप साइकिल चला रहे हैं तो एक मूवमेंट के साथ आप जाते हैं। तो अगर आप स्पेशली अर्ली मॉर्निंग साइकिलिंग कर रहे हैं या शाम के टाइम पे, ट्रस्ट मी इट विल बूस्ट योर मूड। यू लुक अराउंड, आप लोगों को देख रहे हैं, हर तरह के लोगों को देख रहे हैं, आप साइकिल कर रहे हैं, तो इट विल बूस्ट योर मूड एज वेल। ओके, और इस वक्त मुझे लगता है हमें हमारे मूड पे काम करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिसको देखो गुस्से में है, अगर उसको देख के कोई बंदा मुस्कुरा भी है तो आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वो गुस्से से देख रहा होगा कि पता नहीं क्या इसने कर डाला है। अच्छा, एक्सरसाइज के साथ साथ हमारे जो डाइट प्लान है उसको कैसे तरतीब दें? अच्छा, डाइट के लिए जैसे मैंने बात शुरू की थी, सबसे पहले आपने दो चीज़ें देखनी है डाइट प्लान बनाने से कि आपकी नीड्स क्या हैं, ठीक है। अब नीड से मुराद ये है कि आप वेट लूज करना चाह रहे हैं, गेन करना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं, पहले तो वो उसके हिसाब से आपने ये देखना होता है, ठीक है, कि मेरी अभी BMI कितनी है, यानी बॉडी मैक्स इंडेक्स, कि आपकी एज, आपकी हाइट और आपके जेंडर के मुताबिक आपकी BMI, जनरली जो हेल्दी BMI होती है वो 18 से लेके 25 के इन बिटवीन होती है। अगर 21-22 होगी तो बहुत अच्छी है, बहुत नीचे भी ना हो, बहुत ऊपर भी ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब आप बना रहे हैं, ठीक है, अब आपने नीड्स का देख लिया, ठीक है, कि ये अब आपने लाइफस्टाइल देखना है कि मैं सारा दिन दफ्तर में बैठ के काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, या मुझे ज़्यादा मेरे पास सर्वेंट्स हैं या मुझे चलने फिरने की आदत नहीं है, तो फिर आपकी जो एक जैसे BMI मैंने बात की, ऐसे डेली कैलोरी इनटेक होती है आपकी अकॉर्डिंग टू अगेन योर हाइट, वेट एंड एज, कि लेट से आपको 1200 कैलोरीज दिन की चाहिए, 1500 चाहिए, 2000 चाहिए, ठीक है। तो वो आपने असेस करना है आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से और आपकी BMI के हिसाब से और BMR के हिसाब से कि कितनी कैलोरी चाहिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, अगेन जैसे एक्सरसाइज में कहा था, कि आप किसी मेडिकेशन पे तो नहीं हैं। अगर किसी मेडिकेशन पे हैं तो फिर ऑब्वियसली अगर उसमें स्टेरॉइड्स हैं तो वो भी आपको इम्पैक्ट करेगा। अब आते हैं डाइट प्लान की तरफ। सबसे पहले जब आपने 3 आपके मेन मील हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच और आपका डिनर है, तो आपने उसमें देखना है कि आप मैंने सुबह लेट से तो आपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एक चीज़ आपने ऐड करनी है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी जितने ग्रीन, जितने कलरफुल फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ प्रोटीन, लीन प्रोटीन, वो पोल्ट्री हो सकता है, वो आपका फिश हो सकती है, आपके चिकन हो सकती है, एग्स हो सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो टोफू हो गया, कोई भी चीज़ होगी तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका बजट किस हिसाब से है। तीसरी चीज़ आपकी ये आ जाती है कि आपने होल व्हीट पे जाना है, होल व्हीट ग्रेन्स पे। प्रोसेस फूड पे बिल्कुल नहीं जाना, रिफाइंड कार्ब्स पे आपने नहीं जाना। अगर आप ब्रेड भी खा रहे हैं तो कोशिश करें कि होल व्हीट ब्रेड आप खाएं। चावल अगर पॉसिबल है तो चावल भी आप ब्राउन पे चले जाएं। अगर तो आप वेट लूज करना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा है तो कोशिश करें कि ब्राउन चीजों पे चले जाए, जैसे हम चक्की आटे की बात करते हैं, ये वो। अब कार्ब्स और फैट के लिए हेल्दी वे ऑफ फैट होता है, ये नहीं है कि आपने उसमें आज तरी में उसमें डुबोया और खाया। फैट बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे फिश से हम ऑयल लेते हैं, आप ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ले सकते हैं, देसी घी इज द बेस्ट। आप प्लीज यानी घी से अवॉइड ना करें, लेकिन देसी घी लें। हमने माइंड ये भी बना रखा होता है कि देसी घी खाएंगे तो इससे हम फैटी हो सकते हैं। फैटी तब हो सकते हैं ना जब हम हिलेंगे नहीं,
हाँ, कोई भी ऐसी चीज जो हम खाएंगे, अगर हम हिल जुल नहीं कर रहे हैं होगी तो ऑटोमेटिकली वेट गेन होगा। ऑटोमेटिकली, तो हम देसी घी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम ब्लेम खुद को करेंगे, ठीक है ना, कि हमारा, मैंने फिर वही बात हमारी की है हरकतें। कि लाइफ स्टाइल क्या है आपका, कि मतलब देखें, इवन दो आई हैव अ लग्जरी लाइफ, इवन दो आई हैव सर्वेंट्स या कोई भी चीज है, लेकिन फिर वही बात आती है कि मैं दूसरे लोगों को पैसे दे रही हूँ, वो फिट हैं, जिनको मैं पैसे दे रही हूँ वो तो फिट हैं, वो काम कर रहे हैं, वो सब कुछ खा रहे हैं जो आप उनको दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं खा पा रहे। आपने जिस बात से बाद में शुरू की थी कि तमीना हमेशा कहती है कि मैं तो समझा समझा के थक गई, मैं अपनी क्लाइंट्स को कहती थी कि आप जो है ना पैसे दे के अगलों को पतला कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, लेकिन आप मोटे हो रहे हैं, खुद मोटे हो रहे हैं। क्योंकि मसला ये आता है, ठीक है ना, कि हमने तो हिलना नहीं, हमने तो काम नहीं करना, इसलिए कोशिश करें कि ट्राई टू बी एक्टिव। 10,000 to 15,000 स्टेप्स एवरी डे रिकमेंडेड है। ओके, ये रिकमेंडेड है आपका। ओके, अगर आप जिंदा, फिर वही 10 बात से आती है 15,000। कि जिंदा तो कोई भी रहेगा जब तक जिंदगी है, लेकिन जिंदा लेट के रहना चाहते हैं, हाँ, या कैसे? एक्टिव इंजॉय करके रहना चाहते हैं। तो मेरा मकसद ये होता है कि कम से कम अब जिंदगी मौत हमारे अल्लाह के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आप एज के हर फेज को एंजॉय करें, हेल्दी तो रहें, आप सेहतमंद तो हो। अब इसी, जब आप पोर्शन कंट्रोल करते हैं, पोर्शन कंट्रोल करने में भी अक्सर लोग कहते हैं हम कैसे पोर्शन कंट्रोल करें, आप कोशिश करें कि प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा रखें, प्रोटीन के, फिर सेकंड नंबर पे आ जाएंगे आपके कार्ब्स, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा फैट। अब फैट आप बेशक ऑयल से ही ले रहे हैं या कोई आपने एक्स्ट्रा चीज रख ली है, ये तीन चीजें हैं तो ज्यादा क्वांटिटी होगी प्रोटीन की, लेकिन प्रोटीन गर्म होती है स्पेशली इन समर्स। पानी की इंटेक जरूर करनी है। 1.6 लीटर रिकमेंडेड फॉर वुमेन, ओके, एंड 2 लीटर्स ऑफ वाटर रिकमेंडेड फॉर मेन। ओके, अगर समर्स है तो थोड़ी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाएगी, ये रिकमेंडेड चीजें हैं जो कि हमें समझ नहीं आती। सबसे आखिरी चीज जो जब डाइट प्लान आप बना रहे होते हैं उसमें ये आ जाती है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग के अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, तो मेरा खाने से ज्यादा ध्यान आप पे है, ऐसी डिस्कशन में तो हमें उसके न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलते, बिकॉज एवरीथिंग कंट्रोल्स बाय अ नर्वस सिस्टम। ओके, कई दफा हम खाना खाते तो हम कहते हैं यार पता ही नहीं चला मैं इतना खा गई। हाँ, इतना खा गए, नॉर्मल, आपने बहुत दफा सुना Seriously, होगा, हाँ। पता ही नहीं चला यार मैं इतना नहीं, खा हमने गई। सुना, हमने फील भी किया है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ठीक है, कि जब आपको ये पता ही नहीं चला कि आपने क्या खाया और कितना खाया, ठीक है, तो वो क्या बॉडी पे रिएक्ट करेगा। इसलिए फिर वही बात आती है बैक टू बेसिक्स, ठीक है, कि जब पहले जमानों में लोग खाना खाते थे, एक आराम सुकून से वो खाना, रोटी, सिंपल खाना खाते थे। ये नहीं है कि मेरे पास 10 डिशेज हैं तो मैंने 10 खानी है। आप कोशिश करें, मेक योर मील वेरी सिंपल। आप सलाद लेना चाहें ले सकते हैं, रोटी या चावल जो भी आपके पास है, आप सिंपल खाना बनाएं, अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करें। दूसरा, फिर पोर्शन आ गए, और फिर आगे माइंडफुल ईटिंग, ठीक है, तो ताकि वो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट भी करेगा, लेकिन जब बॉडी को पता ही नहीं होता साइकोलॉजिकली, ठीक है ना, कि मैं क्या खा रही हूँ, तो उस तरह से रिएक्ट भी नहीं होता। दिस इज ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी इन द वर्ल्ड। तो सुन लें प्लीज, मेहरबानी है। प्लीज सुन लें। अच्छा, बच्चों में देखने में आया शायद फिर यही वजह जो भी आपने कहा कि माइंडफुल ईटिंग नहीं है, क्योंकि साथ साथ हमने उन्हें गैजेट पकड़ाए हुए होते हैं या टीवी के सामने बैठे हुए होते हैं और बच्चे खा रहे होते हैं, या तो बहुत मोटे हो रहे हैं या उनका वेट बिल्कुल बहुत ही कहते हैं कि देखिए, पतले एक तो हैं, बच्चे weight बढ़ ऑब्वियसली नहीं ना उनका। फोन टीवी पे टाइम ज्यादा गैजेट्स पे स्पेंड कर रहे हैं। दूसरी बात है उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि 30 मिनट्स एक अडल्ट बंदे को करनी चाहिए, तो 1 आवर इज रिकमेंडेड एंड मैंडेटरी फॉर किड्स। 1 घंटा हर रोज हर बच्चे बच्ची को 3 साल से लेके 15 साल तक के जो बच्चे और बच्चियां हैं, 1 घंटा उन्होंने एक्सरसाइज मस्ट करनी है। हम कितने करवाते हैं? उसके बाद 15 साल के बाद फिर हम कहते हैं कि आप वेट्स भी उठा सकते हैं, लेकिन इसमें आप फिजिकल एक्टिविटी, वो आप साइकिल चलाएं, आप चिंजो खेलें, आप स्किप रोप करें, ठीक है, आप पकड़न पकड़ाई खेलें, एनीथिंग, ठीक है, लेकिन वो एक्टिविटी आपने बच्चों को लाजमी करानी है। कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा, 60 मिनट्स एवरी सिंगल डे, अगर आप चाहते हैं कि आप, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों की बोन्स हो रही है डेवलप। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को, जैसे कई दफा मैं भी खाना देती हूँ, ठीक है, तो वो कहते हैं मम्मा भूख नहीं है। आप देखें, एपेटाइट भी बच्चों की कम हो गई है, ठीक है। वो कहते हैं नहीं, अच्छा फिर सारा दिन वो हो जाता है तो हमें चीज दे दें, हमें स्नैक्स दे दें, उसके बाद शाम को कुछ आप अगर वो एक्टिव होंगे तो वो भूख भी फील करेंगे, लगेगी, बिल्कुल, ठीक है। जब उन्हें भूख फील होगी तो लेट से वो कहते हैं कि जी आप हमें स्नैक दे दे, तो बीइंग अ मदर, ठीक है, हम कुछ ट्रिक्स खेलते हैं। मैं कहती हूँ या मैं तुम्हें दे दूंगी, पहले तुम खाना खा लो। जब वो खाना खा लेते तो उनका दिल ही नहीं करता। इसलिए थोड़ी सी हमें फिर वही बात आती है कि अगर हम खुद हमारा खुद ही अजीब सा रवैया है,
یا خود ہی ہم کہہ رہے ہیں یار ہم جان چھڑا رہے ہیں چیزوں سے, ہاں. تو پھر باقی چیزوں پہ کیسے ورک کرے گا؟ یہ بات ہے. تو دیٹس وائی آئی ٹیل پیپل, ٹھیک ہے کہ یار آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھیں, گیو یور سیلف ٹائم ایز ویل. یس. اور اس کے علاوہ پھر جو آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں, وہ آپ کے ماں باپ ہو گئے, آپ کے ان لاز ہو گئے, آپ کے بچے ہو گئے, آپ کے فرینڈز ہو گئے, تو دین یو ڈیوائڈ. بالکل. ٹھیک ہے, ڈیوائڈ سے یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کہ ہر ٹائم دوستوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں, ہر ٹائم پیرنٹس کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے, لیکن ہم نے ہر کسی کی ایک اپنی جگہ ہے, تو ہر کسی کو آپ نے جگہ دینی ہے. تو وہ آپ کے گھر کو بھی چاہیے, لیکن اس کے لیے آپ اگر ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پائیں گے تو پھر ایک چیز جب خراب ہوگی تو پورا دن خراب ہو جائے گا. یس. اچھا, ایک اور چیز تمینہ بتائیں, ہم نے ایکسرسائز, واک, جیسے تیسے ہم نے اس چیز کو ہم ریگولر کر رہے ہیں, لیکن جو خاص کر آفس گوئنگ لوگ ہیں, چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں, ان کی کھانے کی روٹین بیلنس وہ کہتے ہیں نہیں رہتی, ڈسٹرب ہو جاتی ہے. موسٹلی ہم پوچھے تو وہ کہتے ہیں سوری کہ ہم ناشتہ نہیں کرتے, بریک فاسٹ ہم نہیں کرتے. اگر ہم لنچ کی بات کریں تو کوئی فکس ٹائم نہیں ہے, ڈنر کی بات کریں تو اس کا بھی کوئی ایسا خاص ٹائم ہمیں نہیں ملتا ہے. تو یہ جو ڈسٹربنس ہے ہمارے روٹین کے اندر کھانے کی, یہ ہماری باڈی کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے, ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک ہے. خاص کر اگر ناشتہ نہ کرنا صبح. ناشتہ نہ کرنا از لائک بڑھاپے کو دعوت دینا. پلیز, اگر آپ ناشتہ اسکپ کرتے ہیں تو یہ آپ لکھ لیں, ٹھیک ہے نا, کہ یو ول ایج ویری ارلی. بہت جلدی بوڑھے ہونے والے, بہت جلدی آپ بوڑھے جو ہوں ہم گے, نہیں چاہیں گے. نہیں چاہیں گے, کیونکہ آپ نے سنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے, بیکاز دیٹس دا فرسٹ میل یور باڈی نیڈس. جب آپ پوری رات اسٹارویشن میں ہوتی ہے باڈی, تو اس کو ایک فیول چاہیے ہوتا ہے, اور پھر آپ نے پورے دن کے جو بھی کام کرنے ہیں تو فیول ہوگا تو باقی چیزیں ہوں گی. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جو لوگ ورکنگ ہیں, پہلی بات ہے کہ اگر لڑکیاں یا خاتون کوئی بھی کسی ایج کی ہیں تو پلان کریں اپنے میل کو, کیونکہ ہم نے تو خود ہی کھانا بنانا ہوتا ہے نا, تو ہمارے لیے تو مشکل نہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ویکلی ایک پلان کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا بنانا ہے. اور لیٹس سے اگر میرے پاس صبح ٹائم نہیں ہے, اگر آپ کی امی بنا رہی ہیں تو امی آپ کو بنا کے دے دیں گی. اگر آپ خود بنا رہی ہیں تو کوشش کریں امی کو بھی تکلیف نہ دیں. آپ رات کو اپنا لنچ بنا کے, جو آپ نے آفس یا یونیورسٹی لے کے جانا ہے, آپ رات کو بنا کے رکھ دیں. سینڈوچ بنا لیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, رائس بنائے, کوئی بھی چیز بنائی, تو وہ آپ پلان کر لیں. ٹھیک, تمینہ جانتے ہیں ڈائٹ کے بارے سے بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہماری کھانے پینے کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے, ہماری ہیلتھ کیسے افیکٹ ہو سکتی ہے. بریک کے بعد جانتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کریں آپ کے فٹنس کے حوالے سے, آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے. دیکھے جائیں تو جہاں صحت مند ہوں گے تو زندگی کے تمام تر کام جو ہے نا وہ ہم سر انجام دے سکتے ہیں. اس کی خوبصورتی جو زندگی کی ہے نا اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہر ایج میں ہمیں انجوائے کرنا چاہیے. اگر ہم بیمار ہوں گے تو ہم دوسروں کے سہارے گھومتے پھریں گے, لیکن اگر ہم فٹ ہوں گے تو ہم زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو اسی پہ ہم بات کریں کہ فٹ کیسے رہا جا سکتا ہے اس بیزی لائف کے اندر. تمینہ ہمارے ساتھ ہے. تمینہ, ہم بات کر رہے تھے کہ کھانے پینے کی روٹین ہم نے بڑی ڈسٹرب کر رکھی ہے, اس کو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. بھوک لگ رہی ہے تو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں کہ کام مکمل کر لیں, بعد میں کھانا کھاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو شوقیہ کہتے ہیں کہ میں بریک فاسٹ نہیں کرتا, یا لنچ نہیں کرتے, یا ڈنر میں کچھ خاص نہیں, یا کرتے ہی نہیں بالکل, یا دوا کے ڈنر کرتے ہیں. تو یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کتنا نقصان دہ, کتنی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے, جیسے میں نے بتایا تھا کہ یو گونا ایج, ٹھیک ہے نا, نیچرلی اگر آپ بریک فاسٹ اسکپ کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ کا موڈ بھی خراب رہتا ہے. جو ہم موڈ کی بار بار بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ صبح آرام سے نہیں اٹھے, آپ نے آرام سے چائے نہیں پی, اور 8 یا 10 گھنٹے آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں, تو کیسے دن فریش ہوگا؟ اگر صبح کا آغاز ہی اچھا نہیں ہوا, جلد بازی میں ہوا, کہتی ہوں نا آغاز اچھا کریں. مطلب بے شک بچے اسکول جا رہے ہیں, آپ کی وائف کچھ بنا رہی ہیں, لیکن اگر آپ آدھا گھنٹہ بیگم کے ساتھ آپ کام کرتے کرتے آپ نے تھوڑی کوئی پیار محبت کی بات کر لی, یا اس نے آپ سے کوئی بات کر لی, آ جاتے ہوئے یہ لے اچھا گزرتا ہے. مطلب آئی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے, بیکاز میں اس لیے کہتی ہوں, ٹھیک ہے, کہ یہ نہیں کہ میں صرف کہہ رہی ہوں, آئی ڈو دس. مطلب صبح کا ایک ایسا ٹائم ہے, الحمدللہ ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی صبح 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے, تو ہم ارلی مارننگ اٹھ کے تو صبح سویرے وہ تیار ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ ناشتہ بنا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی چٹ چیٹ ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے, تو وہ اتنا فریش وہ مارننگ ہوتی ہے, اتنا خوبصورت دن گزرتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. مطلب جب میں اسکول کالج بھی جاتی ہوتی تھی, آفس بھی جایا کرتی تھی, صبح کے ٹائم پہ نو بڈی واز الاؤڈ ٹو سے اینی بیڈ تھنگ. اگر کوئی بندہ گھر میں بات کر جاتا تھا نا کوئی ایسی ویسے, تو میں کہتی تھی صبح صبح ایسی کوئی بات نہیں کرنا. دوسری بات ہے, میرے بھی یہاں بھی ساری پتہ اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب صبح آرام سے, میں نے کہیں پہ بھی جانا ہو تو میں 3 گھنٹے پہلے ہی ایک تو میں چیزیں پریپیئر کر دیتی ہوں اگر میں نے کہیں جانا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ میک یور لائف ایزی. اگر صبح کا آغاز نہیں اچھا ہوا, اب وہی بات ہے کہ آپ کے پاس جس کھانے کو کمانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس کو کھانے کا ہی ٹائم نہیں ہے.
इज इट अ ब्लेसिंग और व्हाट? सीरियसली मतलब हम क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? ये लम्हा फिक्रिया है अक्सर। मतलब मैं इसलिए नहीं कहती हूँ कि मैं एक ट्रेनर हूँ तो मेरे से आके ट्रेनिंग करे, ना करे मेरे से ट्रेनिंग, आई डोंट इवन नीड दैट, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मेरा मकसद ये होता है कि जो मैंने सीखा जिंदगी से या जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा, ये मेरे पे एक फर्ज है कि मैं अगले बंदे को अच्छी चीज बताऊं, ठीक है, कोई अमल करे या ना करे। इसलिए प्लीज मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। दूसरी बात है कि खाना आप या तो प्लान कर लें अगर आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं। दूसरा, जो लोग दफ्तर में मेरे भाई काम करते होंगे, नहीं कभी टाइम होता, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, ड्राई फ्रूट्स इतने वजनी नहीं होते, आपके पास एक ड्रॉ होता है, उसमें एक डब्बा लें जिसमें हम खाना रखते हैं फ्रिज के अंदर, उसके अंदर रख दें। जाते हुए केला पकड़ना कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, केला पकड़ ले, चलते फिरते आप खा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बहुत ज्यादा पोटेशियम है और एक पूरा न्यूट्रिशन है, यानी केला वो भी नहीं खा सकते यार, इतना तो कर ले अपनी सेहत के लिए। मतलब कभी जब, अच्छा दूसरी बात है, हम तो कभी डाइजेस्टिव बिस्किट्स रखे होते थे, मैंने पहले मिला करते थे बाहर से, जब मैं काम करती थी तो वो डार्क चॉकलेट के साथ डाइजेस्टिव बिस्किट्स मिलते थे, तो चूंकि हम भी हर वक्त ट्रेनिंग करा रहे होते थे तो मेरे तो जेब में होते थे, मैं क्लाइंट को ट्रेन कराते कराते नट्स खा रही होती थी। जरूरी है भाई, कभी किसी ने नहीं कहा कि यार तमीना आप, क्योंकि उनको पता है एनर्जी बार्स आती हैं, वैसे आई डोंट प्रेफर दैट, ठीक है ना, लेकिन अदरवाइज एनर्जी बार्स आप घर में भी बना सकते हैं, तो मेक योर लाइफ इजी। इस वजह से ये है कि जो हम डाइट प्लान की बात करते हैं कि चलो घर के अंदर तो आपको पता है कि ये एक घर में खाना बनाएं, क्योंकि घर में जब आप खाना बनाते हैं तो आपको पता है कि आपने उसके अंदर क्या डाला है, बाहर का हमें नहीं पता। दूसरी चीज, जब भी कभी कोई चीज बाहर से खरीदते हैं उसका लेबल जरूर पढ़ें, हम तो एक्सपायरी तक नहीं पढ़ते, मतलब माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं हम, अक्लमंद चालाक हैं, ठीक है ना। सुबह सुबह लोग कहेंगे पता नहीं इसको क्या हो गया है, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये हम नहीं करते, हम बस लेते चीजें रखते हैं और बिल पे करते हैं। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में मैंने सुना था लाहौर में 2 बच्चों की डेथ हो गई थी नूडल्स खाने से। मुझे इस वजह से होता है, देखें जिंदगी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उस माँ पे क्या गुजरी होगी, अल्लाह उसको सब्र दे, लेकिन प्लीज अपनी जान का ख्याल करें और अपनी सराउंडिंग में भी ख्याल करें। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं थे कि यूट्यूब पे हम देखते हैं बहुत सारा कंटेंट पड़ा होता है डाइट के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं वो ट्रेनर हायर नहीं करते, वो यूट्यूब से देख के तो वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। एक तो बताएं कि क्या विदाउट ट्रेनर एक्सरसाइज इस तरह स्टार्ट करना, कि हमने पहले कभी नहीं की या बहुत पहले की थी और हमने छोड़ दी और अगेन हमने स्टार्ट की है, डाइट प्लान लिया है ये एक्सरसाइज, तो वो हम यूट्यूब से हेल्प ले रहे हैं, कोई फिजिकल कोई ट्रेनर हम हायर नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह एक्सरसाइज करना ये दुरुस्त है? कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है। जैसे आप एक्सरसाइज वीडियो देख रहे होते हैं, उसी तरह से उसकी टेक्निक्स की भी वीडियोस हैं। ओके। मिसाल के कुछ टेक्निकल ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो एक आम बंदे को समझ नहीं आती कि भाई डेड लिफ्ट करना है, स्क्वाट कई लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन उसके ऊपर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकती या मुझे नहीं समझ आ रहा, तो प्रॉपर उसकी मतलब टेक्निक की भी वीडियोस अपलोड हुई होती हैं जो ABC करके आपको सिखा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वर्जन्स भी होती हैं। अक्सर जो ट्रेनर्स वीडियोस बना रहे होते हैं वो कहते हैं जी ये बिगिनर वर्जन है, ये इंटरमीडिएट वर्जन है, आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ट्रेनर हायर नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव है, बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर में एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आप नहीं करनी कि अगर खुद से भी कर रहे हैं तो पहले उसकी टेक्निक की वीडियोस देख लें एंड देन यू आर गुड टू गो। ठीक हो गया। जिम जाना ही जरूरी है एक्सरसाइज के लिए या कोई और भी आसान तरीका है घर में एक्सरसाइज? नो, देयर इज नो नीड टू गो टू द जिम। ओके, ये आसान हो गया, ये कोई जरूरत नहीं है, ये एक मिथ है, ठीक है ना। आप घर पे बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सिर्फ इस सूरत में जिम जाएंगे जब आप कंपटीशन लड़ रहे हैं, मसला बनाने, जब आप हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, यूर अ हैवी वेट लिफ्टर और यूर एन एथलीट, जो कोई मैराथन करने के लिए कुछ करने के लिए, तो उसका जाना जरूरी है। कि जैसे आप क्रिकेटर को कह दें ठीक है ना T20 आ रहा है, घर पे बैठ के ट्रेनिंग कर लो, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर हिम, ठीक है, ऑब्वियसली इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर हिम। लेकिन एक आम बंदे की फिटनेस के लिए घर पे आप यानी डंबल्स वगैरह कितने कोई होते हैं, आप 2-4 डंबल्स रख लें, एक इतनी सी, ये स्पेस भी बहुत ज्यादा है, यस। इसकी आधी स्पेस में भी आई डू वर्कआउट। ओके, तो आप 2-4 चीज कोना रख लें, या सो अगर बाहर बालकनी वगैरह टेरेस है तो मैंने तो एक रूम उसके लिए मुख्तस कर दी है। मतलब जब मुझे पता था कि जिम के अंदर कभी मुझे नहीं टाइम मिलता, स्पेशली जब मेरा बेटा हो या मेरे मियाँ हो, तो फिर फैमिली उनको टाइम देना जरूरी होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि अपनी चीज भी निगलेक्ट ना, तो मैंने घर में, और मुझे आसानी ही होती है जब हम माओ को टाइम मिलता है हम वर्कआउट कर लेते हैं। जो अक्सर माओ का होता है ना जिम में, तो फिर एक आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे कि लेडीज टाइम में जाना है, शाम को मशीनें मिलती नहीं है। मुझे इसलिए भी जिम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि स्पेशली जब वो हमारे भाई
ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना तो मशीनों पे बैठ जाते हैं रेस्टिंग टाइम पे, हटना नहीं। तो आई गेट रियली अनॉयड विद दैट, ठीक है, कि यार आप जब ट्रेनिंग कर लेते हैं तो प्लीज लीव द जिम, तो प्लीज अगर आप सुन रहे हैं तो मशीन छोड़ दिया करें। लेकिन अदरवाइज ये होता है कि हम खवातीन के लिए आई थिंक आपके पास थोड़े बहुत डंबल्स हो, एक आध बारबेल हो, आप घर पे ही फिट रह सकते हैं। ठीक, अच्छा कुछ ख़वातीन हमारी बहनें जो सुन रही हैं वो कहती भी हैं, बल्कि आपसे भी कहती होंगी, पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ, सारा दिन चलती फिरती रहती हूँ और कितने एक्सरसाइज करो, तो उसको एक्सरसाइज के अंदर काउंट कर सकते हैं जो पूरे दिन का घर का काम शाम करना? नहीं, बिल्कुल देखिए एक उसका रीज़न ये है, मैं समझ सकती हूँ कि जो आप करते हैं, देखिए जो आप चलते फिरते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कैलोरीज ले रहे होते हैं, मतलब आप लेट से आपने 2500 कैलोरीज या 3000 कैलोरीज खा ली, ठीक है, तो दिमाग, हार्ट, आपके लंग्स, ये सारे, इनको कैलोरीज चाहिए होती है अपना काम करने के लिए, थोड़ा गॉसिप करने के लिए भी कैलोरीज बर्न होती हैं, सॉरी आई एम जस्ट जोकिंग। तो कहने का मकसद है कि वो भी आपका एक चीज़ है, लेकिन उसके अलावा अब आपने कितनी कैलोरीज बर्न की। अब मिसाल के तौर पे कि अगर हम तो एक जो मील खाते हैं, हाँ, किसी भी जगह आप चले जाते हैं, कॉम्बो मील आप खाते हैं तो उसमें ही 1500 कैलोरीज होती हैं और मेरी कैलोरी इनटेक ही 1500 है, तो कैसे बर्न करूंगी सिर्फ चल फिर के? सो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने ये यूज़ करना है कि वो चलना फिरना इज़ ओके, कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, मैं कपड़े उसके अंदर डाल देती हूँ, वो ड्राई कर देती है तो मैं छत पे फेंक आती हूँ, मैं पतली तो नहीं होंगी कर रही होती हूँ। अगर मैंने आटा गूंद दी है डजंट रियली मैटर, मैंने हांडी बना दी है तो बस, मतलब ये काम नहीं है। ओके, ठीक है, काम ये है, ठीक है, कि जहाँ जो कोई गांव देहात में बंदी पानी भरने के लिए कहीं दूर जा रही है, चल या अब तो खैर गांव में भी वो चीजें नहीं है। मुझे अपने गांव का थोड़ा याद है, हमारे मुल्तान मियां वाली में ना गर्मी बहुत पड़ती है, तो हमारी पुरानी जब मैं जाया करती थी तो वो मट्टी के साथ लेप किया करती थी दीवारों को ना और फ्लोर को। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कोई, हम जरा शहरी पैदावार हो गए थे, तो वो कहती है ये ठंडा रखता है घर को। अब आप इमेजिन करें कि जैसे शुरू में हम पोछा लगाते थे, अगर मिसाल के तौर पे मेरा घर 10 मरले का है या 5 मरले का है, तो जब मैं बैठ के पोछा लगाऊंगी तो वो मुझे कहें कि मैं एक्टिविटी कर रही हूँ तो मैं मान लूंगी, लेकिन वो तो कोई और कर रहा है ना। हम तो आजकल डंडे के साथ, ठीक है, ब्रूम के साथ, मतलब इवन हूवर के साथ, तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, इसलिए वो एक्टिविटी है, ठीक है, लेकिन वो आपको मसल नहीं रिटेन कराएगी। जो मैंने शुरू में कहा कि आप कुछ नहीं कर सकती, हफ्ते में 2 दिन वेट उठा लें, 2 दिन, मंडे एंड फ्राइडे, सिर्फ 2 दिन आप वेट ट्रेनिंग मस्ट करें, पूरी बॉडी घर में कर लें, नहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है, और बाकी दिनों में आप थोड़ी बहुत वॉक कर लें, छत पे कर लें, बाहर कर लें। सोसाइटीज़ के अंदर तो आजकल वैसे ही पार्क है माशाल्लाह से, मैं देखती हूँ काफ़ी, मतलब अच्छे छोटे बड़े लोगों को मतलब अच्छा लगता है, ठीक है ना, जब मैं लोगों को देखती हूँ कि यार बड़े अच्छे इस्लामाबाद में उन्होंने पार्क बड़े अच्छे कर दिए, वहाँ पे छोटी बड़ी वो मशीन्स भी रखी हुई एक्सरसाइज की, अब तो हर सोसाइटी के अंदर है। हाँ, हमारे जो पिंडी के अंदर थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ जगह नहीं होती है, अगर वहाँ चलने की जगह नहीं है तो वॉक कहाँ है, पार्क कहाँ बनाए, तो दूर दराज पार्क बने हुए। और पार्क के अंदर भी देखें, जब फैमिली पार्क्स होते हैं तो उस पर लिखा होता है कि फैमिली पार्क्स हैं, तो प्लीज़ उसको भी अगर कोई देख रहा है तो आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं कहूँगी, ठीक है, कि वो फैमिली पार्क्स हैं तो गिव टाइम टू द फैमिली, खुद ना लेट जाएं जाके। वेल, फिटनेस बरकरार रखने की और ऐसे क्या टिप्स हैं कि हम लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, क्योंकि जितनी तेज़ी से ज़िंदगी दौड़ रही है ना, इसमें चीज़ों को बैलेंस करना या एक स्केड्यूल फिक्स करना वो बड़ा ना टफ हमें लग रहा है, बट देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल कि हम कह रहे हैं कि भाई ये तो नामुमकिन है और ऐसा हो ही नहीं सकता। आई थिंक ऐसा नहीं है। फाइंड अ मोटिवेशन, ऑलराइट, ठीक है, जैसे अक्सर आपने न्यू ईयर आया तो आपको पता है हर बंदा कहता है कि इस साल मैंने इतना केजी करना है, एक रेजोल्यूशन है, एक मोटिवेशन है, या मेरी बहन की शादी हो रही है, भाई की शादी हो रही है, सॉरी मेरी अपनी शादी हो रही है, मोटिवेशंस है ना, या मेरी फ्रेंड जा रही है या कोई भी जा रहा है। आई ऑलवेज से कि यू हैव टू फाइंड वन मोटिवेशन विच मोटिवेट्स यू, ठीक है। वो यही हो सकता है कि अगर आपने कोई ड्रेस पहनना है और आप कहते हो यार इस ड्रेस में फिट होना है, ठीक है, मैं बीइंग अ वुमन बात करूं, लड़के तो शायद दे डोंट इवन बॉदर, ठीक है ना, कि क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे, लेकिन ये होता है कि हम जरा खवातीन का होता है कि यार आई वांट टू वेयर दिस ड्रेस या दिस पर्टिकुलर स्टाइल, ठीक है, तो फिर आप कहते हो कि यार नहीं थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक आपने मोटिवेशन, दूसरी चीज़ कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको किसी दिन लगता है कि आज 1 घंटा कर रही थी, नहीं है टाइम, आधा घंटा मैंने कहा था मस्ट है,
ओके, और 30 मिनट्स तो लाजमी। कोशिश करें कि अगर आप यानी आपका बिल्कुल दिल नहीं करता ना, कुछ अरसे बाद आप बोर हो जाते हैं, यानी आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप बोर हो जाते हैं बड़े जल्दी। उन लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो सिर्फ 3 दिन से स्टार्ट करें। ओके, किसी भी देरी 3 ना दिन करें। किसी भी 3 दिन से। मैं मंडे को दिल किया तो मंडे को कर लिया, वेडनेसडे को दिल किया तो वेडनेसडे को, लेकिन 3 दिन हफ्ते में 1 घंटा वर्कआउट करें लाजमी। ठीक है, उससे उनकी थोड़ी टेम्पो बनेगी, ऑलराइट, क्योंकि एक्सरसाइज मेक्स यू हैप्पी। ठीक है, जब आप आहिस्ता आहिस्ता हैप्पी, क्योंकि हैप्पी होंगे तो हैप्पी फैसले करेंगे ना, सही बात, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। गुस्से में फैसला करेंगे तो कैसे होंगे, जो आजकल हो रहा है वैसे ही होंगे। गुस्से में भी एक्सरसाइज वैसे अच्छी होती है, हाँ? लेकिन ये दिस इज अ मोटिवेशन एज वेल। ठीक है कि अगर किसी पे गुस्सा ही है, आज जाके उसी को इमेजिन करो बॉक्सिंग, क्योंकि बॉक्सिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज कार्डियो। अच्छा, तो आई वुड रिकमेंड यू में रखे गुस्सा लाएं कि जिस दिन किसी पे गुस्सा हो तो जाके पंचिंग बैग को वही समझ लें एंड पंच, बस शुरू हो जाए तो मेरा भी काम हो जाएगा, बिकॉज आई वांट यू टू ट्रेन, और आपका भी काम हो जाएगा। वॉक किस तरह, हम जो आराम से टहल के चल रहे होते हैं इस तरह, या थोड़ा मोर देन वॉक तेज तरह? अगर तो आप जस्ट फॉर अ पर्पस ऑफ वॉक, वैसे ही आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं तो फिर तो ठीक है, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग जो जाते हैं तो हम तो इवन खुश हैं। लेकिन अगर आपका पर्पस है वेट लूज करना, तो फिर उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी, ये नहीं है कि आपने मतलब एकदम से दौड़ लगा दी, वैसे तो अगर आप स्प्रिंट्स कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो यू बर्न मोर कैलोरीज। ओके, व्हेन यू डू वर्कआउट ऑन अ स्लो पेस यू बर्न फैट। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। अब जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो आप फैट से ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, और इन दी एंड इवेंचुअली आपने फैट तो बर्न करना ही है। लेकिन अगर आपने फैट बर्न करना है तो फिर एक सेम पेस पे 50 to 60% ऑफ योर हार्ट रेट, फिर आप एक सेम पेस पे आराम से टहलते रहते हैं तो आप फैट बर्न करते हैं। ओके, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे हो रहे हैं तो देन इट वोंट वर्क। दोनों चीजें इफेक्टिव हैं, आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपने, क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर जाती है, अगर आपको 1 साल हो गया आपने 5 किलो कम करना था, तो आप 1 साल से लगे हुए हैं वही टहले जा रहे हैं तो देन इट वोंट वर्क। ओके, तो अगर तो वैसे ही फॉर अ पर्पस, तो मैंने आपको कहा ना कि चहल कदमी के पर्पस से या एक अच्छा इन्वायरमेंट के पर्पस से आप कर रहे हैं, तो फिर आपको इंटेंसिटी, यानी आप लेट्स से आपने वॉक की स्लो पेस पे, फिर आपने 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए एकदम से तेज वॉक शुरू कर दी, या इवन इंक्लाइन भी, पार्क के अंदर भी थोड़ा इंक्लाइन होता है, डिक्लाइन होता है, स्टेयर्स होती हैं ट्रैक्स के अंदर, विच इज वेरी गुड। अगर आप एक ट्रैक पे चल रहे हैं और अगर मैं उस पर्पस से कर रही हूँ तो मैं उसी 10 सीढ़ियों पे ना 6 चक्कर लगा लूंगी, फिर आगे निकल जाऊंगी। फिर मैं चलते चलते शायद बीच में 10-10 लंजेस ऐड कर लूंगी, फिर आगे निकल जाऊंगी। ठीक है, मतलब आई लाइक टू चेंज, आई लाइक टू ब्रिंग वेराइटी। आई थिंक वो थोड़ा, एक तो बोर्डम नहीं होता, ठीक है, दूसरा इट गिव्स यू एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ऑलराइट, तहमीना ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद हम तहमीना से बात करते हैं। मज़ीद जानते हैं कि कुछ लोग ख़ुद से डाइट करना शुरू कर देते हैं वेट कम करने के लिए, क्या ये हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं। और एक और चीज़ हम देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम फ़ोन भी साथ साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या इससे एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा होगा या बस वेस्ट ऑफ टाइम है? तो इस पर बात करते हैं, जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से। फ़िट रहना है आपने, लेकिन कैसे रहना है, किस तरह से अपनी रूटीन को आपने बैलेंस करना है, मैनेज करना है, अपना टाइम आपने सेट करना है, खाने पीने के लिहाज से, आपके एक्सरसाइज के लिहाज से, आपने रेस्ट कब करना है। तो इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करें। तमीना रफ़ीक साहिबा हमारे साथ हैं। तमीना, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी, आप तो यकीनन ऐसे लोगों को मिलते रहते होंगे, ख़वातीन मर्द दोनों इसमें शामिल होंगे, लेकिन मेरे भी कुछ कॉन्टेक्ट में लोग ऐसे हैं, ख़वातीन स्पेशली, जो ख़ुद से डाइट करना शुरू कर देती है कि मुझे वेट कम करना है, और कोई शादी ब्याह का मौका है या वेट ज़्यादा हो गया है तो मुझे डाइट करनी है, तो वो ख़ुद से कोई ना कोई पानी में वो कुछ ना कुछ मिला के, सुबह सुबह गर्म पानी या डाइट खुराक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर लेना, खाना कम खाना। लेकिन इसके बावजूद मैंने कोई इस तरह कोई असर नहीं उन पे देखा कि डाइट का कोई असर होगा। तो इस तरह की जो हम डाइट करते हैं, ये मुफीद होती है या फिर हमें एक डाइट प्लान लेना चाहिए एक्सपर्ट से? असल में फ़र्क पड़ता है इन अ वे कि जैसे अब आप बिल्कुल अर्ली एज की, मतलब लेस देन 30 हैं, और आपने यही कोई लेमन वाटर पी ली, आपने ब्लैक कॉफ़ी आपने पी ली, या कोई भी ऐसी चीज़ आपने कावा शवा आप पी रहे हैं, और उसके अलावा सबसे जो मेन चीज़ लोग करते हैं, कार्ब्स छोड़ देते हैं। ठीक है, कार्ब्स यानी रोटी चावल छोड़ दिए, जितने भी कार्ब्स हैं, क्योंकि कार्ब्स बेसिकली वाटर स्टोर करते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, तो जब आप की बॉडी से वाटर चला जाएगा
تو آٹومیٹکلی ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ویٹ کم ہو گیا, ٹھیک ہے. یعنی ایک تو ویسے بھی آپ کوئی بھی ایسی نئی چیز کرتے ہیں تو آپ کے فیس پہ آتا ہے, وہ 4 بندے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اوہو تم نے کچھ کر رہی ہو, تم نے لوز کر دیا, تو ان کو لگتا ہے کہ واقعی کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک ایکشن کا ریئیکشن ہے, ٹھیک ہے, کہ کچھ چینج آیا ہے, اچھا آیا یا برا یہ آپ کو نہیں پتا, ٹھیک ہے. کاربس چھوڑ دیتے ہیں تو اوبیسلی پانی, کیونکہ اگر مثال کے طور پہ میرا ویٹ لیٹ سے 70 kg ہے, ایک مثال میں دیتی ہوں, اب 70 کلو میں میری باڈی میں کچھ مسل ہے, مسل کا ویٹ ہے, کچھ فیٹ کا ویٹ ہے, اور کچھ واٹر ویٹ ہے. اب یا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں فٹ نہیں ہوں تو فیٹ کا اور پانی کا ویٹ زیادہ ہے اور مسل میس کم ہے, کیونکہ مسل میس اگر ہوگا تو آپ کی باڈی لین ہوگی, تو اگر آپ موٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مسل نہیں ہے باڈی میں. سب سے پہلے آپ لوز کر جاتے ہیں پانی, جو بوٹ کیمپس کے اندر ہوتا ہے. جب 100 کلو کا بندہ یا بندی جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر جو ہے نا ہم آپ کا 10 کلو کم کرائیں گے, 5 کلو کم کرائیں گے. وہ جاتا ہے آپ کا واٹر ویٹ. لیکن میری بکری ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے تو پانی کم کرا دیا. میں نے تو آپ کا تھوڑا ایکس رے نہیں نہ کرانا کہ پانی جا رہا تھا یا فیٹ جا رہا تھا, میں نے کمٹمنٹ پوری کر دی. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ جاتا ہے آپ کا واٹر ویٹ. پہلے جائے گا واٹر ویٹ اور اس کے بعد جائے گا فیٹ. پھر فیٹ میں بھی دیر از اے ڈفرنٹ تھنگ ہے نا. ایک ہوتا ہے فیٹ جو آپ کا ظاہری فیٹ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے وسریکل فیٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ ہڈن ہوتا ہے, آرگنز کے اوپر ہوتا ہے. اس کو برن کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. وہ صرف یہ کعوے پی پی کے نہیں ہوتا. اس لیے آپ یہ کوشش کریں کہ ایک تو یہ جو آپ گھر میں, ٹھیک ہے, آپ کعوہ یا کچھ بھی ایسی چیز پی رہے ہیں, آپ کے ہاضمے میں, آپ کو ڈائجیشن میں ہیلپ کرے گا, لیکن اگر میں نے زیادہ کھا لی ہے تو وہ کہاں کرے گا, وہ کھانا کعوہ کہاں لے کے جائے گا. کامن سینس کہ آپ کی باڈی کو جب آپ فیول دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, آپ نے 1 روٹی کو 2 روٹی کھائی, باڈی نے اس کھانے کو بریک ڈاؤن کر کے اسے کنورٹ کر کے انرجی میں کنورٹ کر دینا اور باڈی کو پرووائڈ کر دینا ہے. اگر ضرورت سے زیادہ کھانا ہے تو باڈی سٹور کر دے گی, اگلے ٹائم کے لیے کر دے گی. جیسے فاسٹنگ میں ہوتا ہے کہ صبح جب ہم سحری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پورا دن ہم کیسے سروائیو کرتے ہیں, ہماری باڈی وہیں سے انرجی لے رہی ہوتی ہے جو ہم نے صبح کھایا تھا. یا when you exercise empty stomach, تو ہم تب ریکمینڈ کرتے ہیں کہ باڈی کو جب انرجی چاہیے ہوتی ہے, جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تھرو سویٹ, تو وہ اس فیٹ کو جو ہے کنورٹ کر دیتی ہے. اس لیے کعوے پینے سے کچھ نہیں ہوگا. الٹا ہوگا کیا کہ آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا. یعنی آپ کو 1 مہینہ فرق پڑا, سال پڑا, 2 سال پڑا, 4 سال پڑا, 6 سال پڑا, 10 سال پڑا, ٹھیک ہے, ڈیپینڈ نہیں, 10 سال بھی آپ کو پڑتا رہا, آپ نے جب وہ چیز کی آپ کو فرق پڑے, کیٹو ڈائٹ ہو گئی, سوپ ڈائٹ ہو گئی, فلانی ڈائٹ ہو گئی, یہ وہ, لیکن پھر ایک ٹائم آئے گا کہ فرق نہیں پڑے گا. الٹا فرق پڑنے کے لیے کچھ رہے گا ہی نہیں. یہی بات ہے, کیونکہ اندر سے جب آپ اپنا سسٹم دیکھیں, مشینری آپ خراب نہیں کریں نا, باقی آؤٹر ہم فکس کر لیتے ہیں, کوئی یہ کرا لیا, وہ کرا لیا, بال خراب ہو گئے تو کچھ اور کر دیا. بالوں کو خوراک چاہیے, نیلز کو خوراک چاہیے, اسکن کو خوراک چاہیے. آپ کے اندر کولیجن نہیں ہے, آپ کے اندر وائٹامن B12 نہیں ہے, آپ کے اندر وائٹامن D نہیں ہے, کیلشیم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن میں خوبصورت ہونی چاہیے ہوں. کیسے ہوں گے؟ کس طرح؟ پھر اسی لیے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈائٹ بناتے ہیں یا ڈائٹ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے وزن ہی کم کرنا ہے, ایک مثال ہے وزن کم کرنا ہے, تو فروٹ پہ چلے جائیں نا یار, سبزیوں پہ چلے جائیں. نہیں, ہمیں لگتا ہے شاید وہ فروٹس ہم لیں گے, سبزی لیں گے تو ہم موٹے ہوں گے. اب فروٹ یہ تو نہیں ہے نا کہ 1 کلو آم بیٹھ کے میں کھا جاؤں, ٹھیک ہے, مطلب فروٹ سے مراد یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ویرائٹی آف فروٹس لیں, فروٹ سیلڈ آپ بنا لیں, مطلب جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ریفائن کاربز آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ہول ویٹ آپ لے لیں, آپ نے بوائل رائس کر لیے ہیں, جیسے آپ نے براؤن رائس ہیں, ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ یوٹیلائز کریں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو ہیلپ کرے گا. لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی میں روٹی چاول چھوڑ دوں کیونکہ یہ مجھے موٹا کر رہا ہے, لیکن باقی میں سب کچھ کھا لوں. ٹھیک. اچھا, تمہیں بتائیے کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں یا بہت عمر رسیدہ بزرگ لوگ ہیں, وہ اپنی صحت کی بحالی کے لیے کیا کریں؟ عمر رسیدہ کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, انٹل انلیس کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان کو اگر کوئی پرابلم نہیں ہے, جیسے اکثر گھٹنوں کا درد ہو گیا, بڑی کامن سی چیز ہے. اسی بات میرا پیغام ایڈ کر دیجیے. بس یہ اس وجہ سے ایک ایکسرسائز کر سکتے ہیں جو معذور افراد ہیں, فزیو تھراپسٹ از دا بیسٹ وے, کہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ وہ ایکسرسائز کریں یا کسی ٹرینر کے ساتھ کریں, کیونکہ کیسے کریں گے وہ, ٹھیک ہے, ان کو کچھ نہ کچھ نو ہاف چاہیے. بڑے بزرگ بھی ہمارے واک سے سٹارٹ کریں, ہلکا پھلکا ایکسرسائز کریں. اور باقی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, پھر ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے, چوز وائزلی, ٹھیک ہے نا, بیکاز آپ زندہ رہیں گے تو کوئی کام کریں گے, اگر نہیں زندگی ہوگی تو پھر کیا کریں گے. تھینک یو سو مچ تیمینہ, وقت ہے آپ نے. یقیناً ناظرین, جائیں تو جہاں ہیں, آپ صحت مند ہوں گے تو آپ زندگی میں ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں, آپ معمول کے کام کر سکتے ہیں, ایکٹیو رہ سکتے ہیں. خوشیاں آپ جو آپ کی زندگی میں اللہ پاک نے آپ کو دی, آپ
ان کو دیکھ سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی صحت متاثر ہوگی تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, بس ڈاکٹر کے ہاسپٹل کے چکر کاٹتے رہیں گے, جو آپ نے کمایا ہوگا وہ اسی پہ لگتا رہے گا, تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے. تو اپنی صحت کا خاص کر خیال رکھیں, فٹنس اپنی برقرار رکھیں. کہیں نہیں جا رہے, ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بڑا انٹرسٹڈ ہے کیونکہ ہماری انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ ڈرامہ انڈسٹری ہو یا فلم انڈسٹری. بٹ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے حوالے سے. کل جب ہم قدیم زمانے کچھ سال پیچھے جاتے ہیں تو فلم انڈسٹری کس طرح بوسٹ پہ تھی, اور آج جب ہم دیکھتے ہیں دونوں کو کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا ہمیں ڈفرینس جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے, اور اس پہ ڈسکشن کے لیے کال پہ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کل کی فلم انڈسٹری کو لے کے, اور آج کی فلم انڈسٹری میں کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں, کیا کہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں, یا بوسٹ پہ ہے, یا کہیں نہ کہیں زوال کا جو ہے وہ شکار ہو چکے. اس پہ بات کرتے ہیں. جی احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ احمد صاحب, وقت دیا آپ نے. احمد صاحب بتائیے گا, پاکستان کی فلم انڈسٹری ماضی کی اگر ہم بات کریں, یقیناً آپ کو یاد ہوگا بڑا خوبصورت زمانہ تھا, کیسے دیکھ رہے ہیں آج اور کل؟ جی آپ نے بالکل وجہ فرمایا آپ نے کہ واقعی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی توڑ ہفتہ جو ہے یہ ایک باز ورڈ تھا. فلم آتی تھی, ہٹ ہوتی تھی, فیملیز جاتی تھی, سنیماؤں میں جگہ ملتی تھی, شو کے بعد شو ہوتا تھا. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے ہماری استاد ہیں بیگم رخسانہ تو سید نور صاحب کی جو اہلیہ ہیں, تو وہ جو ہمیں پڑھاتی تھی وہ کہا کرتی تھی کہ ہم اپنی فلم کی کامیابی کو میئر اس طرح کرتے ہیں کہ جتنے لوگ سنیما ہال کے اندر ہیں اتنے ہی لوگ باہر سے واپس چلے جائیں. تو ہم کہتے تھے کہ یہ شو ہم ہٹ ہوا ہے. تو میں سے پوچھا, میں واقعی ایسا ہوتا تھا, کہ بالکل ایسا ہوتا تھا. ان کی فلم ایک مجازن, وہ ایک فلم جو تھی وہ ایک سنیما میں 5 سال تک زیر نمائش رہی, 5 سال تک. یہ پاکستان کا ریکارڈ تھا. تو اس طرح یہ ماحول تھا جب پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ بہت پھل پھول رہی تھی. خیر جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان کی انڈسٹری زوال پذیر تھی. ہم سے جو پہلی جنریشن ہے اس نے یہ دیکھا تھا 80s والا اور ارلی 90s والا, جب پاکستان اردو پنجابی فلمیں دونوں کا عروج تھا. جب ہم نے آنکھ کھولی اور ہم نے دیکھا سنیما ہالز پہ جانا شروع کیا تو تب یہ زوال آمادہ تھی, اور حتیٰ کہ 21ویں صدی کے شروع میں بالکل ختم ہو چکی تھی فلم. سنیما ہال جتنے تھے وہ شادی ہالوں میں کنورٹ ہو رہے تھے, جو رہ گئے ہوئے تھے وہ پارکنگ بن رہے تھے, تھیٹرز بن رہے تھے ڈرامے کے لیے تو یہ اس صورتحال میں ہم نے دیکھا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ایک اچھا انیشیٹو لیا اس وقت کے حکمران نے. اس نے کہا کہ پاکستان میں کچھ جو سرحد کے پار کا کانٹینٹ ہے اس کو بھی آنے دیا جائے, اور خاص طور پہ وہ والا کانٹینٹ جس میں کچھ پاکستانی نژاد لوگوں کی پروڈکشن ہو, یعنی کوئی پاکستانی بندہ ہو, اس نے انویسٹمنٹ کی ہو, اس کی فلم بھلے کسی اور ڈائریکٹر نے, کسی اور ملک کے ڈائریکٹر نے ڈائریکٹ کی ہو. تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان میں سرحد پار سے کانٹینٹ آنا شروع ہوا, جس کی وجہ سے لوگوں نے دوبارہ فیملیز کے ساتھ جانا شروع کیا اور نئے سنیما ہالز بنے. تو یہ اس وجہ سے پاکستان میں اب جو آپ کو ڈیجیٹل ملٹی پلیکسز میں سنیما ہالز نظر آ رہے ہیں, یہ اس فیصلے کی وجہ سے ہیں کہ یہاں پہ باہر سے کانٹینٹ آنا شروع ہو گیا. اچھا یہ بتائیں, ہم لاہور کی فلم انڈسٹری جب دیکھتے ہیں تو ایک وقت تھا کہ وہ ہب ہوا کرتا تھا فلم انڈسٹری کا, اور اسٹوڈیو کی جو رونق تھی وہ بھی ایک دل فریب ہوتی تھی. کیا آج بھی اسی طرح سے ہے یا کہیں کچھ چینجنگز دیکھنے میں آ رہی ہیں؟ دیکھیے میں چونکہ میرا جینا مرنا سارا لاہور میں, تو لاہور میں بالکل وہ صورتحال نہیں ہے. لاہور میں یہاں بڑے بڑے اسٹوڈیوز ہوتے تھے, اور یہاں پروسیسنگ بھی یہیں پہ, شوٹنگ بھی یہیں پہ, پوسٹ پروڈکشن کا کام بھی یہیں پہ, اور پری پروڈکشن کا کام بھی یہیں پہ, اور اس کے بعد ڈسٹریبیوشن. اور پھر جو لکشمی چوک تھا یہاں پہ صرف ایک بازار, جو ایک سڑک تھی اس پہ 18+ سنیما ہالز ہوتے تھے. اب وہاں پہ جا کے میں دیکھتا ہوں, پچھلے سال میں وہاں پہ ایک نجی ٹیلی ویژن کے شو کے سلسلے میں, جسے میں آج بھی منسلک ہوں, جب میں پچھلے سال وہاں پیدل اپنے شوق سے گزرا کرتا تھا ایبٹ روڈ سے لکشمی چوک سے, تو وہاں تمام سنیما ہالز ختم ہو چکے تھے. ایک آخری رہ گیا ہے جو سیکنڈ لاسٹ تھا, وہ میری آنکھوں کے سامنے اینٹ کر انہوں نے گرانا شروع کر دیا, اینڈ دیٹ ہیز بین ریزڈ ٹو دی گراؤنڈ ناؤ. وہاں پہ بالکل اب ایک میدان ہے, ایک پلازا بنے گا, کمرشل پلازا. تو لاہور کا نہ تو نمائش کی سائٹ کی صورتحال وہ والی ہے, اور نہ ہی پروڈکشن کی صورتحال وہ والی ہے. آپ دیکھیے یہاں پہ شاہ نور اسٹوڈیوز ہوتے تھے, اور بے ایونیو اسٹوڈیوز تھے, پھر شباب اسٹوڈیوز تھے. یہ تمام اسٹوڈیوز تو ختم ہو گئے. قطار در قطار لوگوں کا آنا اور رش ہوتا تھا ٹکٹس کے لیے, لیکن اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ سینما ختم ہو گئے.
बिल्कुल, वो वाले जो ट्रेडिशनल एनालॉगस सिनेमा हॉल से वो खत्म हो गए हैं। अब आ गए हैं डिजिटल सिनेमा हॉल जो कि मल्टीप्लेक्सेस है और जो प्लाजों के अंदर हैं। जैसे एक प्लाजे में 10 स्क्रीनें हैं, एक प्लाजे में 6 स्क्रीनें हैं, एक प्लाजे में 3 स्क्रीनें हैं। तो वहां पे फिर हॉलीवुड का कंटेंट भी होता है, पाकिस्तान का कभी कभार आता है, इसलिए पाकिस्तान की फिल्म हिट नहीं होती। आप देखिए मौला जट को आए हुए तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं, 2.25 साल हो गए हैं। मौला जट आई थी जब, तो बिलाल लाशारी वाली, उसके बाद से पाकिस्तान ने कोई इस तरह की फिल्म दी ही नहीं है कि जो उसके बाद हिट हो जाए। तो ये होता है कि पाकिस्तान में आज के जमाने में अगर हम बात करें तो आज के जमाने में टीफा इन ट्रबल है, बाजी है, रेडी स्टडी नो है, इस तरह की फिल्में आई, चली भी। मतलब लंदन नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी। लंबा अरसा हो गया अभी कोई ऐसी और फिल्म हमने नहीं देखी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आई हो जो कि लोगों को बड़ी पसंद आई हो। यानी कैसा लग रहा है ये जो कुछ फिल्मों के आपने नाम लिए, इसके बाद कोई ऐसी फिल्म हमें मजीद देखने को नहीं मिली है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इस तरह जवाल का शिकार क्यों होती जा रही है? ये इसकी एक सादा सी वजह है जी। सबसे पहले तो जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चेंज होती है, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी तब्दील होती है, इंसान को किसी तरह अपने उस गियर के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन हर चीज तब्दील हो रही है। मैं और आज आप जब जिस सिनेमा हॉल की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, या जिसका नोहा कर रहे हैं, आप देखें कि उस वक्त हम तारों वाले टेलीफोन पे डायल घुमा के बात किया करते थे। आज इसमें कितनी ज्यादा एवोल्यूशन हो चुकी है कि आज हम बाकायदा वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, आज हम मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, कितनी ज्यादा। लेकिन सिनेमा हॉल की टेक्नोलॉजी जैसे ही तब्दील हुई, प्रोडक्शन की भी, पोस्ट प्रोडक्शन की भी, यानी डिजिटलाइज हो गई हर चीज, और उसके बाद नुमाइश एग्जीबिशन की भी, उसके साथ हम एडजस्ट नहीं कर सके। जितनी तेजी से दुनिया में तब्दीलियां रूनुमा हुई, अहमद साहब मजीद इस पे बात करते हैं। टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया तो मजीद इस पर डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। साथ में वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम करें दूसरा जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। कल और आज कैसे जारी से बात करें। कॉल पे अहमद साहब हमारे साथ हैं। अहमद साहब बताइएगा, टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया था, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ओवरऑल देखा जाए तो पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री मुतासर हुई है या सिर्फ पाकिस्तान की? देखिए पूरी दुनिया की बिल्कुल मुतासर नहीं हुई। आप देखें कि इसी दौरान में हमारे हमसाए में भारत, ईरान है, और उसके अलावा चीन है हमारे हमसाए में। इन तमाम की इंडस्ट्रीज ने तो बहुत ज्यादा डेवलप किया है। आप देखिए उसमें तो बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। मल्टीप्लेक्सेस का कल्चर वहाँ पे बहुत ज्यादा है भारत में। फिर हॉलीवुड खुद आप देखें कि वहाँ पे एनिमेटेड फिल्में, फिर लाइव एक्शन फिल्में, जैसे अभी मफासा आई हुई है, उससे पहले लॉयन किंग थी। तो इस लेवल पे स्टुअर्ट लिटिल जैसी पुरानी फिल्में आप देखें, तब से की टेक्नोलॉजी में मुसलसल एडवांसमेंट कर रहे हैं और अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक। जबकि यहाँ पे ये सूरत हाल बनी कि यहाँ पे हमारे टेक्नीशियंस ने, इंजीनियर्स ने, फिल्म मेकर्स, फिल्म के वो वाले साइड जो कि प्रोफेशनल लोग थे और जो टेक्निकल लोग थे, उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। एक मसला तो हुआ ये। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने बतौर रियासत फिल्म को इंडस्ट्री के तौर पे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, कबूल ही नहीं किया। इंडस्ट्री के तौर पे अगर मान लेते तो उसका फायदा ये होता कि जैसे दीगर इंडस्ट्रीज को बैंकों से कर्जे मिल जाते हैं आसान शराइत पे, जैसे आप शुगर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान की रियासत के कवानीन कुछ ऐसे हैं कि उसमें आपको आसान शराइत पे कर्जे मिल जाएंगे। यहाँ ना तो फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, ना सिनेमा इंडस्ट्री को। अब ये है कि सिनेमा हॉल वाला सिनेमा बनाए तो किस आस पे बनाए? वो तो इस आस पे बनाएगा ना कि स्टूडियो से फिल्म निकलेगी तो मैं उसको खरीदूंगा या मैं उसको लगाऊंगा, खुद भी पैसा कमाऊंगा, और जो फिल्म प्रोड्यूसर है उसको भी पैसा दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसा दूंगा। जब वो फिल्म बनेगी ही नहीं तो सिनेमा हॉल में क्या लगेगा? तो नेचुरली सिनेमा हॉल वाला फिर उसको गिरा के शादी हॉल बना देगा। इसी तरह जब सिनेमा हॉल खत्म हो जाएगा तो फिल्म बनाने वाला फिल्म कहाँ लगाएगा? बना के रख देगा क्या डब्बे में? तो इसलिए ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम हुआ कि जो तेजी से एनालॉगस से डिजिटल टेक्नोलॉजी हुई, तो ना तो प्रोजेक्टर्स उस तरह से पाकिस्तान में तब्दील हुए, ना सिनेमा हॉल उस तरह से तब्दील हुए, ना हमारे प्रोडक्शन इक्विपमेंट और पोस्ट प्रोडक्शन इक्विपमेंट। बहुत अरसे तक जनाब ये होता था, पाकिस्तान से फिल्म बनती थी, उसके बाद ये हांगकांग, थाईलैंड इस तरफ चली जाती थी, वहां पे जाके उसको टेलीसाइनिंग किया जाता। टेलीसाइनिंग से मुराद ये है कि उसको एनालॉगस से डिजिटाइज किया जाता था। डिजिटाइज करने के बाद, एडिट करने के बाद दोबारा उसको रील पे छापा जाता था और फिर पाकिस्तानी प्रोजेक्टर्स पे भेजा जाता था, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी अभी भी पुरानी थी और वो रीलों पे चलती थी। तो ये सूरत हाल 2009, 10, 11 में पाकिस्तान में चलती रही। अब ऐसा ऐसा ये है कि पाकिस्तान में वो सारी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, कुछ बाहर से काम करवा लेते हैं। आप ऐसा ऐसा उन्हें पता चल गया है कि उस तरह तो वो सारी इंडस्ट्री तो खत्म हो गई, पुरानी इंडस्ट्री।
तो इसलिए अब अपने आप को डिजिटाइज कर रहे हैं, नए के मुताबिक ढाल रहे हैं। अच्छा, एक अहमद साहब एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जब हम देखते हैं कि टीवी ड्रामों की जो मकबूलियत है उसका बढ़ता हुआ रुझान, क्या कि कहीं ये भी तो फिल्म इंडस्ट्री की ये जो तबाही है उसका सबब तो नहीं बन रहे कि लोग ड्रामों की देखिए, तरफ उनका ज़्यादा भारत रुझान हो में रहा है? बड़ा अच्छा, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जिस जमाने में हॉलीवुड की और बॉलीवुड की और चाइना, ये तो बहुत बड़े बड़े मुल्क इनका मैंने आपके सामने नाम लिया है, बल्कि जी। नॉलीवुड जो नाइजीरियन इंडस्ट्री है, हाँ। जिस जमाने में इन तमाम इलाकों में सिनेमा हॉल, टीवी फल फूल रहा था, उसी जमाने में सिनेमा भी चल रहा, सिनेमा भी बहुत ज्यादा तरक्की पे था। उसकी एक सादा सी वजह थी, छोटी स्क्रीन को जो है वो उसका खरीदार ठीक है और है, अहमद छोटी साहब, स्क्रीन चूंकि का टाइम appeal और शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट है, इसी बात में ना अपना पैगाम भी ऐड कर दीजिएगा। टाइम चूंकि बिल्कुल शॉर्ट है, हमारे पास 30 सेकेंड है। जी जी, मैं ये बस अर्ज करना चाह रहा था कि सिनेमा का मैजिक जो है वो टीवी रिप्लेस नहीं कर सकता। सोप ड्रामा, सोप ओपरा, सोप सीरियल दुनिया में चल रहे हैं, 4-4, 5-5 100, 8-8 100 किस्तें चलती हैं, और उसके साथ साथ सिनेमा भी चल रहा है। तो मेरा पैगाम आखिर पे यही है कि ये रियासत का काम है कि ये उसकी पेट्रनशिप करे इंडस्ट्री की, दोनों इंडस्ट्रीज की, जी। ताकि लोग बेधड़क इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद उनको ये खतरा ना रहे जैसे हमारे तीफा इन ट्रबल वाले या मोना जट वाले इन्वेस्टमेंट करके मैंने फिल्म कामयाब हो गई तो उसके बाद री इन्वेस्ट नहीं किया उन्होंने। जी, थैंक यू सो मच अहमद साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, हमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जितने भी ड्रामे आ जाए वो रिप्लेस नहीं कर सकते फिल्म इंडस्ट्री को। खुश रहें, खुशियाँ बांटें अपने प्यारों के साथ। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आने के बाद।